नमस्कार मित्रों, मैं नीरज सक्सेना, फिजिक्स फैकल्टी। बच्चों, लास्ट लेक्चर में बायो सावर्त के नियम की एप्लीकेशन कंप्लीट की जा चुकी और बायो सावर्त के या बायो सावर्त व उससे संबंधित एप्लीकेशन पर आधारित न्यूमेरिकल स्टार्ट कर चुके। इस वाले लेक्चर में कोशिश करेंगे कि और न्यूमेरिकल करें। पहला काम यही होगा कि आपसे वो मैग्नेट से आपका हेजिटेशन दूर करें, आपको मैग्नेट अच्छा लगे, समझ में आए, उसके लिए कुछ न्यूमेरिकल यहाँ भी कराए जाएंगे। चित्र वाले भी होंगे, थ्योरेटिकल भी होंगे, इजी भी होंगे, कठिन भी होंगे। ले देकर पर्पज ये है कि अब आगे कोई टॉपिक लेने से पहले हम चुंबक के संदर्भ में हर बारीकी न्यूमेरिकल के द्वारा जान लें और समझ लें कि मैग्नेट की कैलकुलेशन कैसे करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की, है ना, वगैरह वगैरह। ये एक पर्पज रहेगा। न्यूमेरिकल आपको ये फेमिलियर करने के काम आएगा चुंबक के लिए, है ना साहब। तो सब छोटे छोटे न्यूमेरिकल के क्रम में चलिए। आप ये सब एक चित्र वाला न्यूमेरिकल ले लेते हैं। ये एक सीधी सरल रेखा, ये अर्धवृत्त। अब अर्धवृत्त दिखे नहीं दिखे उससे मुझे मतलब नहीं है, क्योंकि चित्र बनेगा तो थोड़ा बहुत गड़बड़ होनी है। ये इस वृत्त का सेंटर है O, इसकी रेडियस मैंने बता दी साहब स्मॉल r या कैपिटल R, ठीक है साहब। अब ये कहता है कि इसमें धारा प्रवाहित है, तो ठीक है, धारा का प्रवाह दिखा देते हैं। ये प्रवाहित धारा कैपिटल I बता दी, ठीक है साहब। इसका सीधा सा क्वेश्चन है कि वृत्त के जो केंद्र है, ये है तो अर्धवृत्त, है ना, इस ऊपर आप चुंबकीय क्षेत्र की गणना करो। मैंने आपको जैसे लास्ट लेक्चर में एक न्यूमेरिकल कराया था लास्ट में कि सब आप पार्ट करो जैसे जैसे आपके पास फॉर्मूले हैं। तो ये सीधी रेखा, इसको एक पार्ट में कन्वर्ट कर दो। एक पार्ट ले लेंगे ए बी के कारण चुंबकीय क्षेत्र। एक पार्ट ले लेंगे बी सी डी के कारण चुंबकीय क्षेत्र। और एक पार्ट ले लेंगे डी ई। तो कोई भी शेप है उसको आप सूत्रों के हिसाब से पार्ट में डिवाइड कर लो, है ना। जैसे मैंने इसको देखो 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया। ए बी एक पार्ट मानूंगा इसका, मैं डी एक पार्ट मानूंगा, और बी सी डी अर्धवृत्त है, इसे वो दिख ही रहा है मैं। तो सब इस क्वेश्चन को हल करते हैं अपन। केंद्र ऊपर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। तो ऊपर चुंबकीय क्षेत्र बिकॉज ऑफ ए बी, बिकॉज ऑफ डी ई, है ना साहब। ये तो एक दोनों से एक जैसे हो जाएंगे। और बिकॉज ऑफ बी सी डी, बिकॉज ऑफ बी सी डी, ठीक है साहब। 3 पोर्शन कर लिए अपन ने। अब अपन मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करें हर पोर्शन के कारण, फिर एक में सब वैल्यूज पुट कर देंगे। तो सब पहले बात करें पार्ट ए बी और डी के लिए। तो सब पार्ट ए बी व डी के लिए, पहले इस पार्ट के लिए बात करें सब। चलो अब ए बी और डी को ही देखो आप, बाकी पोर्शन को आप मत देखिए। बाकी पोर्शन से आपको कोई मतलब नहीं है। जहां आपको कोई फॉर्मूला लगता दिखाई नहीं देता हो तो बायो सावर्त डायरेक्ट अप्लाई कीजिए। बायो सावर्त डायरेक्ट अप्लाई करने में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है ना। बायो सावर्त डायरेक्ट अप्लाई करने के लिए अल्पांश ले लें, इस पे भी ले लें और इस पे भी ले लें। बायो सावर्त कहते हैं इस अल्पांश को उस बिंदु से मिला दें जहां आपको मैग्नेटिक फील्ड की कैलकुलेशन करनी हो, मिला दे सब। अब क्या देखते हैं, ये अल्पांश से बिंदु को मिलाने वाली दूरी r से बता दें। तो पार्ट ए बी व डी के लिए अगर आप देखें तो dl पैरेलल r, dl और r एक ही दिशा में। इधर देखोगे विपरीत दिशा में। अगर मान लो इसको एक दिशा कहते हो तो इसको विपरीत दिशा कहते हो, यानी थीटा
या तो 0 डिग्री है या 180 डिग्री है। अब बायो सावर्त में आपने देखा होगा साइन थीटा आता है, थीटा बराबर 0 डिग्री या 180 डिग्री है, तो स्वाभाविक है साइन थीटा दोनों स्थितियों में 0 होगा। साइन 0 भी 0 होता है, साइन 180 भी 0 होता है। इसलिए पार्ट ए बी के कारण और पार्ट डी के कारण चुंबकीय क्षेत्र 0 हुआ साहब। तो ये दो पार्ट तो अपन ने ले लिए साहब, है ना। इनके कारण मैग्नेटिक फील्ड निकाल के दिखा दिया। बायो सावर्त का नियम बाय द वे आपको याद न रहा हो तो मैं यहां दिखा देता हूं, dB बराबर μ0/4 पाई I dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। आपने देख ही लिया साइन थीटा 0 हो गया, तो इनके कारण चुंबकीय क्षेत्र भी 0 हो चुका है। अब आप एक पार्ट कौन सा पकड़ेंगे, अर्धवृत्त, है ना। अर्धवृत्त के कारण चुंबकीय क्षेत्र, तो एक तरीका तो ये है कि साहब पूरा वृत्त, उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र कहते हो आप μNI/2r। ये कंप्लीट वृत्त के कारण उसके केंद्र पर, यहां पे तो n बराबर 1 है ना। अब अर्धवृत्त के कारण इसका आधा कर लो। और अगर आपको ये डायरेक्ट फॉर्मूले याद करना नहीं जमता तो बायो सावर्त तो अल्टीमेट उपचार है इससे ही, है ना। तो आपके जैसे, या तो आप चाहो तो इससे ही कर लो, क्योंकि पूर्ण वृत्त के कारण या वृत्त में प्रवाहित धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र उसके केंद्र पर इस फॉर्मूले से निकाल लिया अपन ने। मैं यूं कह रहा हूं कि बायो सावर्त एक इतना सुंदर काम है कि अगर आपको कोई फॉर्मूला याद भी नहीं तो आप डायरेक्ट बायो सावर्त लगा दो, है ना। चलो सब मैं आपको डायरेक्ट बायो सावर्त लगा के दिखाता हूं। तो सर्कुलर पार्ट यानी अर्धवृत्त BCD के लिए, अब बात अर्धवृत्त की करें तो ठीक है, अपन ने ये निर्णय लिया कि फॉर्मूले वर्मूले तो अपन ने निकाल ही रखे हैं, अपन क्यों ना डायरेक्ट बायो सावर्त से ही करने की कोशिश करें। अल्पांश लो साहब, बायो सावर्त जैसा बोलते हैं वैसा करते जाओ। ये अल्पांश ले लिया, अल्पांश से आपने बिंदु को मिलाया, तो मैंने वृत्त के लिए बता ही रखा, वृत्त के लिए अल्पांश और प्रेक्षण बिंदु को मिलाने वाली रेखा के बीच कोण सदैव 90 डिग्री होगा, और त्रिज्या और अल्पांश से केंद्र की दूरी दोनों बराबर होंगे। तो ठीक है साहब, अर्धवृत्त के कारण तो देखो BCD, ध्यान से समझना, आप समेशन लगा दूं, ये समेशन लगा दिया, μ0/4 पाई, I की जगह I, धारा तो I है, dl की जगह dl लिख लो, साइन तो आपको दिख ही रहा है साइन 91, स्मॉल r स्क्वायर का मतलब कैपिटल R स्क्वायर। अब सब देखो आप, इसमें अब कुछ भी नहीं बचा, कांस्टेंट बाहर फेंको, μ0I कांस्टेंट, 4 पाई R स्क्वायर कांस्टेंट। अब ओनली dl का समेशन बचा, है ना। अब देखो बायो सावर्त लगा रहे हैं, जबकि आंसर अपने को पहले से पता है कि इसका आधा करना पड़ेगा, n हटा के, n बराबर 1 है यहाँ पे। अब dl अर्ध परिधि, पूरे वृत्त की परिधि तो 2 पाई r होती है, और ये पूरा वृत्त तो है नहीं, ये तो आधा वृत्त है। तो सब इस आधे वृत्त की लंबाई, तो देखो सब μ0I/4 पाई R स्क्वायर, और अर्धवृत्त की लंबाई, तो पूरे वृत्त की लंबाई तो 2 पाई r, और अर्धवृत्त की लंबाई उसकी आधी कर दो, खत्म काम। ये 2 पाई से ये 2 बार कट गया, एक r से ये r कट गया। इसको अब मैं कहीं छोटी सी स्पेस निकाल कर, ये देखो स्पेस यहां से निकाल लेता हूं, ये मिटा देता हूं, है ना साहब। छोटी सी स्पेस निकाल कर लिख देता हूं ताकि पेज मेरे को यही मिल जाए और इसी पे सारा काम हो जाए। तो साहब BCD क्या क्या बचा, μ0I, ऊपर अब r बार नहीं बचा, 2 and 2 4 अपॉन r, तो अपने पास आया
म्यू 0 I अपॉन 4R। अपने पास मैंने डायरेक्ट किया था, आप डायरेक्ट भी ले लेते, म्यू 0 NI अपॉन 2R, पूरे वृत्त के कारण उसका आधा करते तो म्यू 0 NI अपॉन 4R। म्यू 0 NI अपॉन 4R, यहाँ फेरों की संख्या 1 है तो n बराबर 1, तो म्यू 0 I अपॉन 4R। अब सब आपने ये भी निकाल लिया, सभी मान किस में पुट कर दें, 1 में, तो 1 से ऊपर चुंबकीय क्षेत्र कितना, ये दोनों तो 0 0, ये सब 0 0, और BCD के कारण आपको दिखाई दिया म्यू 0 I अपॉन 4R, यानी कहने का मतलब केंद्र पर या बिंदु O पर चुंबकीय क्षेत्र इतना होगा। ठीक है ना, तो सिंपल ये सब इसमें ये दिखाने की भी कोशिश की गई है कि फॉर्मूले याद नहीं हो चल जाएगा, क्योंकि बायो सावर्त इटसेल्फ कैपेबल है, काम करता है, वो खुद भी डायरेक्ट चला देता है, तो इसलिए जरूरी नहीं है कि आपको फॉर्मूला याद हो, आप बहुत ज्यादा ध्यान बायो सावर्त की तरफ भी दे सकते हैं। चलो सब है ना, चलते जाते हैं इसी क्रम में, बीच जैसे याद आता जाएगा मेरे को भी वैसे न्यूमेरिकल पुट करता जाऊंगा। अगला सब थोड़ा सा इसी रिदम का न्यूमेरिकल है ना, एक थ्योरम है, ये भी आपसे डायरेक्ट पूछी जा सकती, तो आप उसका डायरेक्ट आंसर दे सकते हो, कंपटीशन में डायरेक्ट पूछी जा सकती है, एकेडमिक में तो देखो पूरा ही करना पड़ता है। एक वृत्ताकार धारावाही कुंडली है, या वृत्ताकार कुंडली, आप धारावाही छोड़ो, चालक से बनी एक वृत्ताकार कुंडली है। ठीक है सब, मैं बनाता भी जाता हूं, है ना, ये चालक तार से बनी एक वृत्ताकार कुंडली है, इसकी त्रिज्या को अपन R से बता दें। चलिए, अब इसका क्वेश्चन ये है कि इसके कोई दो सिरे पकड़ लो, ये पकड़ ले साहब A और B, बात भी सुनते जाना और तर्क भी समझते जाना। इन सिरों को आप बैटरी से जोड़ दें, चलो सब, ये बैटरी से जोड़ दिया, सेल या बैटरी से ये लो, है ना, जैसा ये कह रहा है। तो अब आपको ये सिद्ध करना है कि इस वृत्त के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र 0 होगा। तो वृत्ताकार कुंडली के किन्हीं दो सिरों को बैटरी द्वारा जोड़ दिया जाए तो सिद्ध करो कि वृत्त के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र 0 होगा। चलो सब देखते हैं कैसे होगा। धारा वगैरह दिखाता हूं तो मैं पेन चेंज करता रहूंगा। यहां से धारा अपन ने रवाना की I, अब ये संधि है साहब, यहां से धारा दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, दो पार्ट समांतर हो गए। कौन कौन से दो पार्ट, एक पार्ट को तो कह दो AXB और दूसरे पार्ट को कह दो AYB, ये दो पार्ट समांतर हो गए। इसमें धारा को लिख दें I1, इसमें धारा को लिख दें I2, I डिवाइड संधि से डिवाइड होगी I, है ना। इस पार्ट की लंबाई अपन मान लेते हैं L1 और AYB पार्ट की लंबाई मान लेते हैं L2। इस पार्ट का रेजिस्टेंस मान लेते हैं कैपिटल R1 और इस पार्ट का रेजिस्टेंस मान लेते हैं कैपिटल R2। यहां तक की बात आपको अच्छी तरह समझ में आ जानी चाहिए, क्योंकि उसमें कोई तकलीफ है ही नहीं। दो पार्ट हो गए साहब कुल मिला के AXB और AYB, तो केंद्र ऊपर चुंबकीय क्षेत्र दोनों के योग के बराबर। ठीक है साहब, तो सब ऊपर चुंबकीय क्षेत्र दो पार्ट के योग के बराबर, तो एक पार्ट तो BAXB ये पार्ट हो गया और दूसरा BAYB। ठीक है साहब, करते हैं साहब। अब देखो अब कैसे करना है अपने को ध्यान से समझना है ना। AXB और AYB दोनों समांतर हैं। हम जानते हैं समांतर क्रम में विभवांतर सदैव समान रहता है ना। तो सब समांतर क्रम में विभवांतर सदैव समान रहता है, तो VAXB बराबर
ए वाई भी होना चाहिए समांतर क्रम में। अब v बराबर क्या लिखेंगे साहब अपन, मैं स्पेस बचाने की कोशिश कर रहा हूं, I1 R1 बराबर I2 R2। ठीक है साहब, इस पार्ट का रेजिस्टेंस R1 मान रखा है, इस पार्ट की में धारा I1, इस पार्ट का रेजिस्टेंस R2 मान रखा है, इसमें धारा I2। इससे मैंने लिख दिया VXB बराबर I1 बाई R1 और VAYB बराबर I2 R2। इसको और आगे अपन ले जावें तो इसको ये लिख सकते हैं I1 L1 इज इक्वल टू I2 L2। क्यों लिख सकते हैं साहब, इसको समीकरण 1 दे दूं? ऐसा इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, L। तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L है, तो इसलिए मैंने R1 की जगह L1 लिख दिया, R2 की जगह L2 लिख दिया, है ना। अलग अलग कलर हैं तो आप मिक्सअप तो हो ही नहीं पाएंगे, वो अलग चीज होगी। तो साहब यहां तक तो इक्वेशन नंबर 1 में आप समझ गए कि दो पोर्शन समांतर हैं, तो I1 L1 इज इक्वल टू I2 L2 होना चाहिए, होगा, बराबर होगा। चलो साहब, अब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू BAXB है ना, तो साहब अब कैलकुलेशन करें, इसके कारण चुंबकीय, बायो सावर्त का नियम उठा लेते हैं डायरेक्ट, है ना। तो साहब BAXB समेशन, बायो सावर्त के नियम में क्या क्या है, μ0 I 4 पाई, इसके अलावा DL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। समेशन लगा देता हूं क्योंकि मैं कंप्लीट के कारण करता हूं। अल्पांश जब आप वृत्त पे लेंगे तो अल्पांश और केंद्र को मिलाने वाली रेखा के बीच कोण सदैव 90 डिग्री होगा। तो वृत्त जब भी है तो थीटा बराबर 90 डिग्री है। त्रिज्या आ रही है, आर को भी बाहर फेंको, यानी अब देखो क्या क्या रह जाता है ना। एक तो ये धारा I1 लिखनी पड़ेगी क्योंकि मैंने किसके लिए कहा है, AXB। तो XB या ऐसे करते हैं अपन, इसको तो ऐसे लेते हैं और अगले पद में सब कुछ चीज समझाकर और लिख देते हैं। ये अभी तो मिटा देता हूं इसको, है ना। अब मैंने दिखा दिया आपको कि सब धारा इसमें I1 है, तो देखो BAXB। अब देखो μ0 इस पार्ट में धारा I1 अपॉन 4 पाई R स्क्वायर, वृत्त की त्रिज्या आ रही है ना, समेशन DL क्लियर, साइन थीटा, तो थीटा बराबर 90 डिग्री, साइन 90 इज इक्वल टू 1। ये आ गया सब। अब इस पार्ट की लंबाई बताओ कितनी है, इस पार्ट की लंबाई कितनी है, L1 है। तो सब ये आ गया चुंबकीय क्षेत्र μ0 I1, इस पार्ट की लंबाई मैंने लिख दी DL, समेशन DL इज इक्वल टू L1 अपॉन 4 पाई R स्क्वायर। ठीक है साहब, तो समेशन DL बराबर इस पार्ट की लंबाई। अब दूसरे के लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं है, इसी प्रकार यानी सेम एज, इसी प्रकार अगर आप AYB के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे तो सेम इसकी कॉपी कर दो, μ0 I2 L2 अपॉन 4 पाई R स्क्वायर। ठीक है ना। तो एक पार्ट में आपने एक्सरसाइज की कंप्लीट, दूसरे पार्ट में उसी तरह से लिख दिया आपने डायरेक्ट। अब देखते हैं साहब, इन दोनों को समीकरण 1 में रखें। अब समीकरण 1 में रखते ही चक्कर पड़ जाएगा। कैसे, देखो ध्यान से, नीचे और ऊपर धारा देखो, धारा अंगूठे की दिशा में, AYB में दिखा रहा हूं, पहले मैंने AYB वाले को दिखाता हूं। धारा अंगूठे की दिशा में, चारों फिंगर प्रेक्षण बिंदु O की तरफ दिखा दी मैंने, तो चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत बाहर की ओर, चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत बाहर की ओर। ठीक है साहब, तल के लंबवत बाहर की ओर को किससे दिखा दूं, डॉट से।
तो ए वाई बी के कारण तो चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत बाहर की ओर। चलो अच्छी बात है। अब आ जाओ इसकी बात करें ऊपर वाले की। ऊपर वाले को देखो आप, है ना, देख लीजिए, मैं कोशिश, अब मेरा हाथ देखो आप, है ना, देखो उधर से सही रहेगा कि आपको बेटर से बेटर दिखाएं, इसलिए चलो इधर से ही सही रहेगा। ये देखो धारा अंगूठे की दिशा में, है ना, ये सब मेरे से हाथ मुड़ नहीं पा रहा, ऊपर ले जाके, नीचे तो मुड़ जाता है, लेकिन अब देखो धारा अंगूठे की दिशा में, चारों उंगलियां ओ की दिशा में, तो चुंबकीय क्षेत्र कहाँ हुआ? तल के लंबवत अंदर की ओर, है ना। मैं हाथ इतना ऊपर नहीं ले जा पा रहा, वैसे देख लो आप। तो ये धारा की दिशा में अंगूठा रख दिया मैंने, नहीं दिख रहा होगा आपको, ये हो नहीं पा रहा ना थोड़ा सा मेरे हाथ से, है ना, दिख गया आप तो, क्लियर दिख गया, पर अब चित्र थोड़ा दब गया, कोई बात नहीं। धारा की दिशा में अंगूठा, चारों फिंगर मैंने ओ की तरफ दिखा दी, तो चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ, है ना, दिख गया आपको, अब क्लियर दिख गया होगा। अब चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत अंदर की ओर, तो ये क्रॉस हुआ, यानी इसके कारण तो चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत अंदर की ओर है, और इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत बाहर की ओर है, मतलब दोनों के कारण चुंबकीय क्षेत्र विपरीत दिशा में है। एक में रखो सब, एक से, अब ए एक्स बी के कारण चुंबकीय क्षेत्र क्या लिखोगे आप? μ0 I1L1 अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, लेकिन अब लिखना पड़ेगा माइनस, क्योंकि दोनों चुंबकीय क्षेत्र सदिश राशि है और दोनों की दिशा विपरीत है। तो क्या लिखोगे अब आप? μ0 I2L2 अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। अब सब कॉमन ले लीजिए आप, कॉमन में सब μ0 कॉमन आ गया, 4 पाई आर स्क्वायर कॉमन आ गया, I1L1 माइनस I2L2। और समीकरण 1 में देखें तो I1L1 इज इक्वल टू I2L2, दोनों बराबर है ना। तो समीकरण 1 से अगर देखें तो ये दोनों क्या है? बराबर है। I1L1 इज इक्वल टू I2L2, और ये दोनों बराबर हैं, तो केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना हो गया? 0। क्लियर सर? यानी किसी वृत्ताकार कुंडली के दो कोई से भी सिरे पकड़कर अगर आपने बैटरी से जोड़ दिए तो केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान सदैव 0 होगा। यह आपके सामने दिख रहा है, प्रूव हो गया है ना, समझ में आ गया होगा आसानी से। दिशा डिफरेंट थी, मैं दिशा देखो ऐसे दिखा दी आपको, है ना, जैसा बेटर से बेटर कर सकते। चलो सब आगे से आगे सवाल लेते चलें अपन, जैसे जैसे मुझे याद आ रहा है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको चुंबक अच्छा लगने लगे। चुंबक क्या सब मजेदार चीज है। चुंबक में शुरू में इंटरेस्ट कम आता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है, न्यूमेरिकल के द्वारा आपको चुंबक में घुसाकर और कोशिश की जाएगी कि आप में इंटरेस्ट जागृत हो। ठीक है। 6.28 मीटर लंबा एक तार है, तो तार की लंबाई बता दी अपन ने 6.28 मीटर। अच्छा सवाल है ये भी, ये अपने एनसीईआरटी में से ले रखा है। ये एक तार की लंबाई है, ठीक है। इस तार से आपने वृत्त बनाना है। जो वृत्त बनाओगे उसकी त्रिज्या होनी चाहिए 0.1 मीटर। तो साहब इतनी लंबाई का तार लिया आपने, उस तार को मोड़कर आपने वृत्त बनाना है। उस वृत्त की त्रिज्या होनी चाहिए 0.1 मीटर। क्लियर? अब इस वृत्त में 1 एम्पियर धारा हम प्रवाहित कर दें, I इज इक्वल टू 1 एम्पियर, तो बताइए वृत्त के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा? बड़ा अच्छा सवाल है। छोटा सा दिमाग लगाना है ना। छोटा सा दिमाग क्या लगाना है? आपने इस तार को मोड़कर वृत्त बनाया है और इस त्रिज्या का वृत्त बनाया है।
अब जब आप इस त्रिज्या का वृत्त बनाओगे तो एक वृत्त की लंबाई कितनी होगी? 2πr। तो क्या इस तार से एक ही वृत्त बनेगा? ये तो जरूरी नहीं है। मान लीजिए n सर्किल बने, एक सर्किल की लंबाई 2πr, तो n सर्किल की टोटल लेंथ तार की लंबाई के बराबर होनी चाहिए। यानी फेरों की संख्या n बराबर कितनी होगी? फेरों की संख्या n इज इक्वल टू L/2πr। ये यहां पर एक कमाल की चीज थी कि हम एकाएक ये नहीं सोच पाते, या ये हमारे दिमाग में नहीं आ पाता कि हमने किसी तार को वृत्त में मोड़ा है तो क्या एक ही फेरा बनेगा? नहीं, उससे अधिक फेरे बनेंगे, है ना। अब अधिक कितने बनेंगे? तो एक वृत्त की लंबाई 2πr है, अगर n फेरे बने तो n फेरों की कुल लंबाई तार की लंबाई के बराबर होनी चाहिए। तो इसमें बस ये टर्निंग पॉइंट था। अब वृत्त के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, तो यहां डायरेक्ट फॉर्मूला काम आ जाएगा। वृत्त के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, तो फॉर्मूला आपको बता ही रखा है, μ0 Ni/2r। ये वृत्त के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला है। n आप यहां से रख दीजिए, फिर अपन अपना काम कर देते हैं। n की वैल्यू रखो साहब, तो पहले μ0 I/2r को तो अलग कर ले, n की वैल्यू रख दें, n बराबर L/2πr, है ना। अब इसको साहब थोड़ा सा अरेंज कर दें। ये देखो μ0/4π, ये μ0/4π, μ0/4π का मान डायरेक्ट याद है इससे अपने को, इनटू बाकी को अलग कर दो IL/r², ये बाकी को अलग कर दिया IL/r², बाकी सब एक। अब अपन जानते ही हैं, है ना, ये सब केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र भी μ0/4π का वैल्यू होता है 10⁻⁻7। क्यों होता है सब? क्योंकि अपन जानते हैं μ0 इज इक्वल टू 4π इंटू 10⁻⁻7। तो μ0/4π कितना हुआ? μ0/4π 10⁻⁻7 हुआ। I एक एम्पियर है, L तार की लंबाई 6.28 है, 6.28 अपॉन r² यानी 0.1 इंटू 0.1, 2 जीरो ऊपर चलेगी तो सब चुंबकीय क्षेत्र आ गया B बराबर 6.28, है ना, इंटू 2 जीरो ऊपर चलेगी तो 10 की पावर रहेगी -5, और चुंबकीय क्षेत्र है, टेस्ला बोल लो या बोल लो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। तो ये छोटा सुंदर सा सवाल जिसमें आपको ये ध्यान दिलाना था कि फेरों की संख्या भी आप खुद ही निकालेंगे, है ना। ऐसा नहीं होगा कि सब फेरा एक ही रख देंगे, ऐसे नहीं हो सकता। ठीक है, चलो सब इसी क्रम में लेते जा रहे हैं, मिक्स करते जा रहे हैं। अभी क्वेश्चन है अपने पास, तो कोशिश करें अपन के एक ही लय में ये सारे न्यूमेरिकल कर लें। चुंबक अब समझ में आता ही जा रहा होगा आपके। अब ये एक सवाल है, ये आपके एकेडमिक वालों के बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एकेडमिक वालों के बच्चों के लिए ये सवाल आता है। ये कह रहा है वृत्ताकार कुंडली के केंद्र से अक्ष पर वह दूरी बताओ जहां चुंबकीय क्षेत्र केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का 8वां भाग रह जावे। दोबारा सवाल सुने, हालांकि सवाल को एक बार इस सुन के ही समझ जावे आप। केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र सबसे ज्यादा होता है, अक्ष पर आगे बढ़ोगे तो चुंबकीय क्षेत्र में कमी होगी। केंद्र से ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र वृत्त में कहीं हो ही नहीं सकता। इस बात को ध्यान रखते हुए ये सवाल कीजिएगा, है ना। तो इसलिए मैं सवाल तो एक बार और सुनाता हूं, लेकिन आप इस सवाल को करने से पहले ध्यान रखिएगा कि वृत्त में या धारावाही वृत्ताकार कुंडली में
सर्वाधिक चुंबकीय क्षेत्र का मान केंद्र पर होता है, उससे अधिक कहीं नहीं हो सकता। अक्ष पर तो चुंबकीय क्षेत्र के मान में कमी होगी। यह सवाल कह रहा है वृत्ताकार कुंडली के केंद्र से अक्ष पर वह दूरी बताओ जहां चुंबकीय क्षेत्र केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का 8वां भाग रह जावे। मैंने 2 बार सुना दिया, पर मैं इसको टेक्निक डायरेक्ट ही बता दूं ना। अब सब केंद्र पर या अक्ष पर आप जो भी लिखना चाहें, है ना। अब जैसे अक्ष पर लिखेंगे तो बी अक्ष, बी केंद्र। अब बात को बस समझना है, इस सवाल को इतना डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं। अब यहां 8 तो लिख नहीं सकते ना आप, अक्ष पर केंद्र का 8 गुना हो जाएगा क्या? हो ही नहीं सकता, क्योंकि सबसे ज्यादा ही कहां पे होता है? केंद्र पर। तो इसका कितना लिखोगे? 1/8 टाइम्स। भाई इतना सा ध्यान रखना है कि साहब हम केंद्र का गुना तो कहीं लिख नहीं सकते, ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं। अब अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला बोलो, μ0 NI r² अपॉन 2r² प्लस x² की पावर 3/2 इज इक्वल टू 1/8, ठीक है, इंटू केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला बोलो, μ0 NI अपॉन 2r। ये केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला है। अब जो भी कटते फटते हैं वो देख लो आप, ये μ0 NI थोरोली कट जाता है। एकेडमिक वाले बच्चे ध्यान रखें, एकेडमिक वाले बच्चों के ये पूछ सकते हैं, ये सवाल है उनकी रेंज वाला है, ये चीज होगी सब। अब ऐसा करते हैं, ये 2 से 2 भी उड़ा देते हैं। अब जो बचा उसको पहले देख ले। इधर तो बचा अपने पास r² प्लस x² की होल पावर 3/2। 8r को इधर गुणा करो तो ये हो गया 8r³। पहले ले लो घनमूल, है ना। तो टेक घनमूल, यानी घनमूल लेने पर तो ये रहा साहब r² x² घनमूल लिया तो पावर रहेगी 1/2। 8 का घन 2, r³ का घन r। तो सब पहले आपने ले लिया घनमूल लेने पर। यहां लिख भी देता हूं मैं, घनमूल से ले लिया सब। अब दोनों तरफ का वर्ग कर दो, तो सब वर्ग करने पर, दोनों का वर्ग करें सब, तो वर्ग करेंगे तो r² प्लस x², यहां से रूट हट गया। इधर वर्ग करेंगे तो हो गया 4r², इधर का वर्ग करने पर, ठीक है। यानी x² इज इक्वल टू 3r²। सीधा सीधा दिख ही गया। अब आपको केंद्र से वह दूरी बतानी है जहां चुंबकीय क्षेत्र, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का 8वां भाग रह जाता है। तो साहब वर्गमूल कर दो, यानी x इज इक्वल टू, वर्गमूल करोगे रूट लगेगा, √3 r² का वर्गमूल r। तो सब त्रिज्या के √3 गुना, त्रिज्या का √3 गुना कर दो। यह केंद्र से वह दूरी है जहां चुंबकीय क्षेत्र का मान केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र के मान का 1/8 रह जाता है। और यह दूरी दोनों तरफ प्लस माइनस, यानी कुंडली के सामने लो चाहे कुंडली के पीछे लो, प्लस माइनस दोनों तरफ सेम ही होगा, है ना। तो सब प्लस माइनस भी आ गया और आपका आंसर भी आ गया, ठीक है। छोटे छोटे क्वेश्चन उसी क्रम में चला रखे हैं। चलो सब अब वापस चित्र वाला न्यूमेरिकल ले लेते हैं, है ना। जैसे जैसे मुझे ध्यान आ रहे हैं, मैं चाह रहा हूं कि आपको एक पार्ट में सारी चीजें बता दें। ये वर्ग है सब, वर्गाकार कुंडली, है ना। कुंडली का मतलब होता है साहब बंद पथ, है ना। अब बंद पथ तो वर्गाकार भी हो सकता है, वृत्ताकार भी हो सकता है, कैसे भी आकार का हो सकता है ना। बंद पथ को ही कहते हैं कुंडली। अब वो कुंडली वृत्ताकार होगी,
वर्गाकार होगी, आयताकार होगी, किस? ये वर्गाकार है। इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई अपन लिख दें। ये सब प्रत्येक भुजा की लंबाई अपन ने लिख दी a। ठीक है ना? अलग अलग कलर में यूज करने लगूं, है ना? इसमें धारा प्रवाहित कर देते हैं। ये धारा प्रवाहित कर दी। ये धारा I है ना? दो जगह लिख देता हूं, हर जगह लिखने से तो कोई मतलब है नहीं। क्वेश्चन है कि वर्ग के केंद्र पर ये बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करें। अब सब आपको केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी, ये आपके पास मोटिव है, सिंपल सा। अब इसको कैसे करेंगे? अब सब इसको करना या इस कैलकुलेशन को सिखाता हूं मैं आपको। इसमें सब 4 भुजाएं हैं, वर्ग में 4 ही भुजाएं होती हैं। पहले किसी एक भुजा को पकड़ो आप। ये आपने ले ली भुजा PQ, अब बाकी को छोड़ दो। PQ वर्ग की एक भुजा है जिसको हमने पकड़ लिया, है ना? अब इस भुजा के कारण बिंदु O पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। अब सीधे लंबे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला बना चुके अपन, μ0 I अपॉन 4 पाई d। d तार से बिंदु की लंबवत दूरी, है ना? साइन φ1 प्लस साइन φ2। तो अपन ने बायो सावर्त की एप्लीकेशन की, सीधे लंबे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, है ना? d क्या है? चालक से प्रेक्षण बिंदु की लंबवत दूरी। अब स्वाभाविक आप लंबवत दूरी को समझ ही गए होंगे कि ये भुजा a लंबाई की है, तो ये आधी हुई। आधी हुई का मतलब कितनी लिखोगे इसको? a/2। तो सब फॉर्मूले में d की जगह तो हम लिख देंगे a/2, है ना? ये तो हो गया सब। अब सिरे Q और सिरे P द्वारा आंतरिक कोण, इस कोण को तो हम बोलते हैं φ1 और इस कोण को बोलते हैं हम φ2। तो φ1 φ2 भी रखने हैं। अब आप में इसमें कई चीजें होती हैं जहां छोटी कक्षा का ज्ञान आपके काम आता है। जैसे 9th 10th 11th में आपने पढ़ रखा होगा, है ना, कि अगर कोई वर्ग है तो वर्ग की प्रत्येक भुजा के द्वारा वर्ग के केंद्र पर आंतरिक कोण का मान सदैव 90 डिग्री होता है। यानी वर्ग की हर भुजा वर्ग के केंद्र पर 90 डिग्री का कोण बनाती है। क्लियर? तो साहब ये φ1 और φ2 दोनों टोटल कितने होने चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। अब ये जो भुजा है, जैसे मान लीजिए ये वाली भुजा, ये वाली भुजा इन दोनों को समान भागों में बांटती है। यानी इस कोण का ये भुजा समद्वि भाजन करती है। ऐसा हिंदी में बोले तो कि ये सब जो अपन ने लंबवत खींची है d दूरी, ये समद्वि भाजन करती है। यानी 90 डिग्री को समान 2 पार्ट में तोड़ती है ना? समान 2 पार्ट में तोड़ती है तो स्वाभाविक है φ1 और φ2 इज इक्वल टू कितना हुआ? 45 डिग्री। चलो सब, अब आपको समझा ही दिया मैंने कि हमने इस वर्गाकार कुंडली के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करने के लिए एक भुजा पकड़ी PQ, उस भुजा से लंबवत दूरी ली d। ये d किसके बराबर है? वर्ग की भुजा की लंबाई के आधे के बराबर, है ना साहब? क्योंकि ये तो केंद्र तो बीच में है ना, तो ये भुजा आधी होगी। φ1 φ2 तो हम जानते हैं वर्ग की प्रत्येक भुजा केंद्र पर 90 डिग्री का कोण आंतरित करती है। और क्योंकि जो हमने लंबवत भुजा डाली है ये इन दोनों का समद्वि भाजन करती है, समान 2 भागों में बांटती है, तो φ1 φ2 45। अब रखो सब, है ना? एक भुजा के कारण है ये, तो इसलिए मैं एक भुजा के कारण B डैश लिख देता हूं। अब इसको B नहीं लिख रहा, केवल PQ के कारण है ये, है ना? कितना?
म्यू जीरो, धारा आई की जगह आई लिख दो, 4 पाई डी, डिस्टेंस कितनी a/2 है ना। अब एंगल आ जाओ, φ1 भी 45 और φ2 भी 45, ठीक है ना। यानी b डैश इज इक्वल टू, ये 2 से 2 काट दिया अपन ने, म्यू जीरो आई अपॉन 4 पाई a, ये हुआ 1/√2 और ये भी हुआ 1/√2, तो 1/√2 प्लस 1/√2 यानी 2/√2, तो सब b डैश इज इक्वल टू म्यू जीरो, ये 2 बार कटना था ना, इसको 2 बार तो यहाँ 2 ही लिख देता हूं, 1 मिनट, 4 पाई की जगह उसको 2 पाई लिख दे, ये सब यहाँ पर है ना। देख लेते हैं एक बार और, क्योंकि कई बार ये 2 बार कटना था, ठीक है, 2 बार तो इसको 2 पाई ही लेंगे, ठीक है ना, ये 2 टाइम्स कटा ना। चलो म्यू जीरो आई 2 पाई a, अभी तक तो सही चला। देखो एक बार बताऊं आपको, कैलकुलेशन ऑन द स्पॉट कई बार गलत हो जाती है, आप टेक्निक को समझा करो, कंसेप्ट को समझा करो, फिर कैलकुलेशन एक बार खुद भी करके देख लिया करो, ब्लेम मत करो कि साहब यही कैलकुलेशन ही नहीं आई, ऐसा नहीं होता है, बिल्कुल लाइव चलता है काम, तो इसमें कई बार इतना टाइम नहीं दे पाते है ना, फिर वो बेवकूफ जैसा लगता है, हम भी टाइम देने लग जाएंगे। तो 1/√2 प्लस 1/2/√2, 2/√2 का मतलब ओनली √2, और भी आगे बढ़ा सकते हैं पर अभी इसको यहां रोक दो। ये केवल एक भुजा के कारण है, PQ के कारण। अब देखो हर भुजा बराबर है, अगर मान लो आप कहें QR के कारण, यही होगा भाई, क्योंकि वही सब कुछ सेम है, धारा वही है, टुकड़े की लंबाई वही है, केंद्र की दूरी वही है। आप कहें RS के कारण, तो RS टुकड़े के कारण भी यही होगा, धारा वही है, टुकड़े की लंबाई वही है, केंद्र की दूरी वही है। एक और टुकड़ा है SP, उसके कारण भी वही होगी, तो 4 टुकड़े हैं। अब सब चारों टुकड़ों के कारण चुंबकीय क्षेत्र तो बराबर होगा, जो एक सैंपल के तौर पर आपने निकाल के यहाँ पे दिखा दिया। बाकी और टुकड़े लोगे तो उनके कारण भी यही निकलेगा, है ना। चलो सर अब ये देखो ध्यान से, इस पहले आप PQ को पकड़ो, धारा ऊपर, PQ के कारण चुंबकीय क्षेत्र, चारों उंगलियां किधर दिखा दी आपने, O की तरफ झांकने दे दी, तो चारों उंगलियां O की तरफ झांक रही हैं, धारा ऊपर, ठीक है साहब। चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत अंदर, तल के लंबवत अंदर, इसको मैं लिख देता हूं क्रॉस, ठीक है। अब आ जाओ QR, देखना सर QR में भी वही रहा, ये देखो धारा की दिशा, चारों उंगलियां बिंदु O की तरफ, चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत अंदर की ओर, वही रहा साहब सेम। चलो सब अब देखते हैं RS, धारा इधर दिखा दो, ये देखो धारा नीचे की तरफ दिख रही है आपको, चारों उंगलियां O की तरफ, चुंबकीय क्षेत्र वही तल के लंबवत अंदर। अब देखना आपको ऊपर वाला, है ना, ये ऊपर वाले में हाथ इतना ऊपर नहीं जा पाता, ये देखो धारा की दिशा इधर, बिंदु नीचे, चुंबकीय क्षेत्र वही तल के लंबवत अंदर। तो सब चारों भुजाओं के कारण चुंबकीय क्षेत्र बराबर है, इतना ही है, और चारों के कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तल के लंबवत अंदर है। तो सब अतः संपूर्ण वर्गाकार कुंडली के कारण ऊपर चुंबकीय क्षेत्र 4 गुना हो जाएगा सब, B इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ B डैश। एक का निकाल रखा, इसका 4 गुना कर दो, क्योंकि चारों भुजाएं सेम है और चारों के कारण अंदर ही है, तो 4
बी डैश ये रहा म्यू 0 आई अपॉन 2 पाई ए इंटू √2। अब वो जैसे मान लीजिए ये 2 से आपने इसको 2 टाइम काट दिया है ना, तो फाइनली आंसर जैसे यहां लिख दूं मैं इधर की तरफ बी है ना। अब ये कैलकुलेशन देख लें, मैं इसको 4 टाइम्स कर रहा हूं, इधर तो मैंने दिखाई दे 2/√2 यानी √2 इधर ही हो ही गया। इसका 4 गुना कर दें क्योंकि चारों तरह के कारण अंदर की तरफ है ना, तो ये 4 इससे 2 बार कट गया। मेरे अकॉर्डिंग तो सब सही जा रहा है, फिर आप कैलकुलेशन दे, तो ये कितना हो गया 2√2 म्यू 0 आई अपॉन पाई ए। तो सब ये वर्गाकार धारावाही कुंडली के कारण उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र है ना। तो सब ये भी एक सिंपल सा वर्जन है, कोई इसमें विशेष नहीं है। और फॉर्मूला आपको जहन में रखने पड़ेंगे, फॉर्मूला आपके जहन में होना चाहिए। चलो सब है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे मान लो छोटा सा क्वेश्चन है, दिशा सहित पूछ ले। एक तार में जो धारा उत्तर से दक्षिण की ओर 3 एम्पियर प्रवाहित हो रही है। धारा कुछ भी दे दे, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है सब है ना। 3 एम्पियर धारा उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित हो रही है। तार से 5 सेंटीमीटर दूर पश्चिम में स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान व दिशा बताओ। अब देखो धारा उत्तर से दक्षिण बह रही है, प्रेक्षण बिंदु पश्चिम में है 5 सेंटीमीटर दूरी पर है ना। तो देखो क्वेश्चन में तार से दूरी 5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर कन्वर्ट इनटू मीटर, ये तो आप समझिए, इसमें तो कोई खास बात नहीं है। धारा 3 एम्पियर बोल रहे हैं अपन, तो धारा भी लिख दो 3 एम्पियर है ना। छोटा सा सवाल है साहब, बात को मैं थोड़ा सा बस दिशा के हिसाब से समझाना चाहता हूं। धारा उत्तर से दक्षिण, ये साहब नॉर्थ टू साउथ, उत्तर से दक्षिण की ओर, और बिंदु किधर है, पश्चिम में, वेस्ट में, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र का मान व दिशा बताओ। मान तो देखो तार के लिए अनंत लंबाई बोलेगा नहीं है ना, अनंत लंबाई बोलेगा नहीं, आपको खुद को समझना है, कोई उसमें सोचने की जरूरत नहीं है, आप खुद समझ लेना कि साहब लंबाई अनंत है, ठीक है। तो सब अब अनंत लंबाई के धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र μ0 I अपॉन 2 पाई डी, ये अनंत लंबाई के धारावाही चालक के कारण है ना। μ0 अपॉन 2 पाई, या μ0 का मान रख दें अपन कितना 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, I 3 एम्पियर है ना, 2 पाई डी दिखाई रखा है आपको है ना। कैलकुलेशन का महत्व नहीं है साहब इसमें ना, कैलकुलेशन ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण जो है वो दिखाता हूं मैं आपको दिशा। 6 हो गया ये है ना, 6 अपॉन 5, नंबर तो ये रह गया 6 अपॉन 5, पावर रहेगी आपके 10 की पावर -5 टेस्ला, यानी इसको कैलकुलेट करके आप कह देंगे 1.2 इंटू 10 की पावर -5 टेस्ला। ये तो आपने बता दिया सब चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण, ये चुंबकीय क्षेत्र का मान जिसे अपन कहते हैं है ना। चलो सब ये तो हो गया एक काम। अब दूसरा काम है ना, दूसरे काम में यूं कह रहा है कि दिशा क्या है। अब ध्यान से समझना, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, दोबारा
उत्तर, मेरी फिंगर को देखो, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। अब देखो धारा किधर है, धारा उत्तर से दक्षिण की ओर, अंगूठा मैंने धारा की दिशा में रख दिया। बिंदु कहां पर है, पश्चिम की तरफ, तो चारों फिंगर किधर झुका दी, किधर देखने को कर दी, पश्चिम दिशा में देखने के लिए कर दी। क्लियर होगी बात, चारों की चारों, है ना। तो सब धारा की दिशा उत्तर से दक्षिण, बिंदु पश्चिम में, तो चारों फिंगर उस दिशा में जहां प्रेक्षण बिंदु है इंगित कर दी। तो चुंबकीय क्षेत्र दाएं हाथ की हथेली के नियम से ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, है ना। तो सब वर्टिकल डाउनवर्ड्स, है ना। तो धारा की दिशा वर्टिकल डाउनवर्ड, यानी किधर हुई, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर। तो सब इसमें ध्यान रखिएगा आप, है ना। दिशा वाला फैक्टर आ गया ना, कैलकुलेशन वाला फैक्टर इसका छोटा सा था, दिशा वाला फैक्टर इसका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था। इसी रिदम में सब, अब न्यूमेरिकल तो बहुत है सब, बहुत है ना, फिर भी देखो कोशिश कर रहा हूं मैं। इसी रिदम में एक तार ले लिया सब, है ना, दो तार समांतर अनंत लंबाई की मान लो, एक में आई धारा प्रवाहित है, एक में 4I धारा प्रवाहित है। दोनों के बीच की दूरी 8 सेंटीमीटर है। अब इनके बीच में वह बिंदु ढूंढना है जिसमें चुंबकीय क्षेत्र शून्य हो या परिणामी चुंबकीय क्षेत्र शून्य हो। तो क्वेश्चन है कि अनंत लंबाई के दो तार एक दूसरे के समांतर परस्पर 8 सेंटीमीटर दूर है, दोनों में एक ही दिशा में धारा I वो 4I प्रवाहित हो रही है। दिखा दिशा, एक तार को A कह दें, एक तार को B कह दें, या XY कह दो, आपकी इच्छा। इनके बीच में तार A से वह बिंदु की दूरी बताइए जहां चुंबकीय क्षेत्र शून्य हो। मान लीजिए साहब वह X दूरी पर है बिंदु P, जहां पर चुंबकीय क्षेत्र शून्य है। तो स्वाभाविक है ये दूरी कितनी हो जाएगी, 8 - x, है ना, क्योंकि टोटल डिस्टेंस तो 8 सेंटीमीटर है। ये एकेडमिक का सवाल है, सिंपल वाला है ना, ज्यादा कठिन वाली बात नहीं है। तो सब 8 सेंटीमीटर दूरी पर समांतर दो तारों में बहने वाली धारा I व 4I है। इनके बीच तार A से वह उस बिंदु की दूरी बताओ जहां परिणामी चुंबकीय क्षेत्र शून्य हो, है ना। तो मान लीजिए A से X दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र शून्य है। तो सब अब देखो चुंबकीय क्षेत्र विपरीत दिशा में, देखो इसके कारण देखेंगे अपन चुंबकीय क्षेत्र, A के कारण देखोगे तो किधर होगा, तल के लंबवत अंदर की तरफ, A के कारण। और इसके कारण देखोगे आप B के कारण, तो इधर देखो, इधर की देखो कैसे देखते हैं। A के कारण देखोगे, मैं आपको दिखाना सिखा रहा हूं, बिंदु P इधर है, इस जगह देखना, मैं हाथ हटाऊंगा वहां से, है ना, इस जगह देखना, क्योंकि P इधर है ना, ये है P। तो देखो किधर हुआ, तल के लंबवत अंदर, दिख रहा है आपको, अंदर, ये बिंदु P रहा, P पे देखो आप अंदर। अब B के कारण देखना, अब ये रहा बिंदु P, ये लच्छा मान लो आप, ये हाथ में लच्छा है ना, ये रहा बिंदु P। अब देखना किधर होगा, देखो तल के लंबवत, लच्छे पे देखना, तल के लंबवत बाहर की ओर, डॉट। तो साहब ये तो हम समझ रहे हैं कि A के कारण तो चुंबकीय अंदर की तरफ और B के कारण बाहर की तरफ विपरीत दिशा में। अब दोनों परिमाण में समान लेकिन विपरीत दिशा में, तो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, 0। तो साहब P पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र 0 होना चाहिए, यानी A के कारण चुंबकीय क्षेत्र
और बी के कारण चुंबकीय क्षेत्र बराबर, लेकिन विपरीत दिशा में होना तो विपरीत दिशा में तो है ही, अब बराबर ही होना चाहिए, है ना। तो पी पर चुंबकीय क्षेत्र शून्य होने के लिए ए के कारण पी पर और बी के कारण पी पर चुंबकीय क्षेत्र बराबर होना चाहिए। ए के कारण बोलो सब μ0, धारा कितनी I अपॉन 2 पाई, लंबवत दूरी कितनी x, अनंत लंबाई का तार। अब बी के कारण बोलिए μ0, धारा कितनी 4I, ये देख लो सब, है ना। और बिंदु की दूरी 2 पाई कितनी 8 माइनस x। अब सब μ0I 2 पाई, μ0I 2 पाई, ये तो कट जाता है, यानी इधर बचता है 1 अपॉन x और इधर बचता है 4 अपॉन 8 माइनस x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये करेंगे सब 4x और इसको इधर करेंगे 8 माइनस x, तो ये हो गया सब 5x इज इक्वल टू x, यानी x इज इक्वल टू 8 अपॉन 5 1, और ये सब A से 1.6 सेंटीमीटर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान शून्य होगा। यही निकल रहा सर एक, हाँ ठीक है 1.6 सेंटीमीटर। उधर से देखेंगे तो उधर से ज्यादा दूरी है, उधर से 6.4 है ना। कहीं भी अपने को तो ये निकालना है, अपन देखो कैलकुलेशन कहीं गड़बड़ तो नहीं है, ठीक है 4x ये 5x हो गया, ठीक है 1.6। तो A से 1.6 सेंटीमीटर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र शून्य है। तो सब न्यूमेरिकल तो अभी भी बहुत सारे निकल रहे हैं, लेकिन अब बताते हैं ना हर जगह कितने न्यूमेरिकल अपन डालें। जैसे मैं आपको सुनाऊं, जैसे व्रत में एक इसने बहुभुज बना देगा, वहां आपको धारा प्रवाहित करके पूछ लेगा। मैंने भी कवर तो देखो सभी की, है ना। अब फिर भी कुछ न कुछ तो देखो रह ही जाता है थोड़ा बहुत, तो आप उस हिसाब से समझ लीजिए कि अपन पर्याप्त कोशिश कर चुके हैं। थ्योरेटिकल में अनंत लंबाई के तार के कारण देख लिया अपन ने, अब उसके अलावा भी अनंत लंबाई के तार में दिशा भी आपसे पूछेंगे, उसके लिए भी कर दिया। ये एक सिंपल सा वर्जन था, ये भी दिखा दिया। एक जो आपके एकेडमिक में मैंने बताया था कि केंद्र से अक्ष पर वह दूरी बताओ जहां चुंबकीय क्षेत्र केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का 8वां भाग रह जाए, 27वां भाग रह जाए, इस टाइप से, है ना। और बाकी तो अब देखो मैं आपको समझा देता हूँ सैंपल के तौर पर, अब आप फिर मेरे से भले पूछ लेना, है ना। अभी जैसे मान लो ऐसा भी सिचुएशन आ सकता है, जैसे यूं भी पूछते हैं, ये भी एक अच्छा न्यूमेरिकल माना जाता है, पर अब अपने पास तो टाइम नहीं है, तो इसलिए जैसे ये है, ये धारा प्रवाहित कर दी, ये केंद्र है, ये R1 बोल दी इसकी रेडियस और इसकी R2 बोल दी, है ना। धारा वो की वही है, सब सीधे भागों के कारण तो चुंबकीय क्षेत्र 0 होगा, वो तो अपन कई बार देख ही चुके हैं। तो ये सीधा भाग और इस सीधे भाग के कारण तो चुंबकीय क्षेत्र 0 होगा। अब इन दोनों के कारण चुंबकीय क्षेत्र विपरीत है, जैसे भी अपन ने किया था थोड़ी देर पहले, तो उसमें तो दोनों तरफ के भाग बराबर थे, इसमें 0 हो गया, इसमें 0 नहीं होगा। इसमें सब ये तो ठीक है कि ऊपर वाले भाग के कारण चुंबकीय क्षेत्र अंदर है और नीचे वाले भाग ऊपर वाले भाग के कारण चुंबकीय क्षेत्र अंदर है, ठीक है, और नीचे वाले भाग के कारण भी चुंबकीय क्षेत्र अंदर ही आ रहा है। ये क्या हो रहा है, एक मिनट देख लेता हूँ सब में, ठीक है, बिंदु ये रहा, अच्छी बात है ना। और नीचे वाले भाग के कारण भी अंदर ही है ना। तो यहाँ दोनों अंदर ही तो जुड़ जाएंगे। अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो तो अंतर आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर इसके कारण निकालो डायरेक्ट बायो सावर्ट से, और इसके कारण निकालो डायरेक्ट बायो। दिशा देख ही लिया आपने, दोनों के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र एक ही दिशा में, तो परिणामी जुड़ जाएगा, है ना। ऐसा भी सवाल होता है कि सब जैसे व्रत है ना, इस व्रत में अपन ने n भुजाओं वाला ये बना रखा है, सब सम बहुभुज बना रखा है ना। अब ऐसे इसमें धारा दिखा दी, ये धारा दिखा दी, है ना। ये जो मैं आइडिया दे रहा हूं, ये R त्रिज्या का व्रत है। अब आपसे n भुजाओं से बना हुआ है ना, ये ध्यान रखना।
अब आपसे पूछ लिया केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करो। एक भुजा पकड़ लो इसकी, वही जैसे अभी अपन ने PQ पकड़ी थी ना, ऐसे एक भुजा पकड़ लो। अब सारे काम करने ही है, n भुजाएं हैं तो एक भुजा द्वारा आंतरिक कोण, भाई n भुजा द्वारा आंतरिक कोण 2 पाई होता है, तो एक भुजा द्वारा आंतरिक कोण 2 पाई का बटा n, और फिर उसका भी आपको क्या करना पड़ेगा, उसका भी आधा करना पड़ेगा। ये φ1 ये φ2। तो सब कहने का मतलब चित्रों वाले सैंपल की भरमार है ना। ये कुछ आइडिया, जैसे मान लो एक सर्पिलाकार स्प्रिंग है, उस सर्पिलाकार स्प्रिंग में बिल्कुल गैप नहीं रखा, ऐसे बिल्कुल गैप नहीं रखा, ये चिपकती हुई है, अंदर की त्रिज्या R1 है, बाहर की त्रिज्या R2 है, धारा I प्रवाहित कर दी, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र बताओ। तो चित्रों वाले सवालों में बहुत सारे वेरिएशन हैं। अपन जो अपने लेवल में थे, आपके लेवल में, वो अपन ले चुके हैं, है ना, इसलिए आप टेंशन में ना आए। अब मैं नेक्स्ट लेक्चर से या यूं कहते हैं नेक्स्ट लेक्चर से नया टॉपिक ले लूंगा, कैसे लेना है, मुझे क्या करना है वो आपको बता दूंगा। भी ये न्यूमेरिकल में इसको यहीं एंड करूंगा, है ना। हालांकि डीपीपी में आपको कठिन न्यूमेरिकल दूंगा, आपको मैंने कही रखा है मोशन लर्निंग ऐप डाउनलोड करें, डीपीपी लें, क्वेश्चन लें, सॉल्यूशन लें, और जो भी आपको हमसे हेल्प मिल सकती है वो सब फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना। तो आज इतना ही, थैंक यू वेरी मच। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।